नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने देखा था आपका राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, कैसे कैसे राज्यों का क्रमिक रूप से गठन हुआ, उसकी चर्चा हम देखे थे। और उससे पूर्व हम जो है भारतीय संविधान का जो पार्ट 1 था वह भी कंप्लीट कर चुके थे। हमारी अनवरत क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद आप यह देखिए, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपका क्रम में हम चल रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से जो आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसकी चर्चा हम लोग बहुत देखे थे, बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो आज की चर्चा में हम भारतीय संविधान का भाग 2 लेंगे और भाग 2 के तहत जैसा कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, जबकि भाग 2 में आपका आर्टिकल 5 से 11 तक का जो है प्रावधान है। तो भाग 2 भारतीय संविधान का क्या कहता है? तो भाग 2 जो कि हमारा नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो उसकी चर्चा हम देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सेशन को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कंटेंट का लेवल क्या है और कैसे कम समय में आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई जो होती है, प्रोडक्टिव ये नहीं कि हम अब उसको धीरे धीरे लिखें, एक एक लाइन लिख के 10 मिनट समय बर्बाद करें। क्योंकि कंपटीटर होने के नाते मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, फास्ट लाइफ है, कंपटीशन का स्तर बहुत हाई लेवल का है, तो इसलिए कम समय में हमें प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए मैं बोर्ड पर भी लिख कर आता हूँ कि समय इसमें जाया ना करें। बोर्ड पे लिखने का उद्देश्य ये भी है कि इसमें कोई भी मानवीय त्रुटि ना हो, ताकि हम बिल्कुल जो यहाँ पे फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही हों, एक्यूरेट हों। साथ साथ आपके क्या हो कि हम एक सिस्टम से चलें। ये नहीं कि अगर हम बोर्ड पे लिख लिख के बताएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ जो हम बताना चाहते हैं वह छूट जाए। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड पे लिखने का उद्देश्य यही है। और एक उद्देश्य मेरा और ये भी है कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लें। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं, विलंब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, समय बहुत मूल्यवान है। तो जैसा कि हमारा जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के पार्ट 2 यानी भाग 2 में है। और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11 भारतीय संविधान का पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 यह प्रावधान है सिटीजनशिप का यानी नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत में जैसे ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है, वैसे ही भारत में भी इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इकहरी नागरिकता का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल की अलग नागरिकता नहीं है, स्टेट की अलग नागरिकता नहीं है। जैसा कि अमेरिका में जानते हैं वहाँ पे आपका स्टेट जो है वह फेडरल के रूप में है और अपने आप में स्वतंत्र है। हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग आप उनको नागरिकता भी दी जाती है स्टेट की। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता व्यवस्था है वैसे ही हमारे देश में भी है। तो यानी ब्रिटेन की इकहरी नागरिकता व्यवस्था को हमने अपनाया है, जिसमें सिर्फ एक नागरिकता होगी, यानी सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जो नागरिकता दी जाएगी वही नागरिकता होगी। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट की नागरिकता मिले, आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता मिले, या किसी भी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता भी मिले। तो ये ऐसा प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक नागरिकता यानी आप भारत के नागरिक हैं और केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संबंधी प्रावधान किए जाते हैं। तो इकहरी नागरिकता व्यवस्था है और ब्रिटेन से प्रभावित है, जैसा मैंने बता दिया। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब बात करें पहला जो अनुच्छेद है नागरिकता में, तो वह है आपका अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के लागू के होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ, तो उसके समय नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे, यह व्यवस्था है इसमें। तो इसमें क्या था कि उपबंध जो इसमें प्रोविजन थे उसमें यह था कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वह व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, यानी
मान लीजिए आपका जो संविधान लागू हुआ उसके बाद आपका जन्म हुआ, या भारत में उससे पहले भी जन्म हो चुका है तो आप भारत के नागरिक हैं, या आपके माता पिता, आपका जन्म नहीं हुआ, माता पिता का यहाँ पे जन्म हुआ था, जन्म भारत में हुआ था, तो आप भारत के नागरिक हैं। या उसमें वह व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व से, यानी माता पिता का कोई मतलब नहीं है, आप अगर 5 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, यानी 1950 के 5 वर्ष पूर्व 1945 चले जाइए, अगर वहाँ से रह रहे हैं तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, चाहे जन्म आपका कहीं अमेरिका में हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यह बात ध्यान रखनी है, भारत में जन्मा हो, या तो दूसरा ऑप्शन है माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या जैसे मैं नागरिकता उस समय अगर बात करें, मैं 5 साल से भारत में रह रहा था तो मुझे नागरिकता मिल गई। तो ऐसा व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला आर्टिकल 5 जो है, या इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान की व्यवस्था थी। उसके बाद आपका अनुच्छेद 6 है, तो अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है कि पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे। जैसे जो पाकिस्तान से भारत आ गए, मान लीजिए कि जैसे 1900 इसमें व्यवस्था थी, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो आया है पाकिस्तान से, वह बिल्कुल भारत का नागरिक होगा। जैसे संविधान लागू हुआ 50 में, और 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी आया है पाकिस्तान से भारत में, तो वह भारत का नागरिक होगा। उसके बाद दूसरी व्यवस्था क्या है, दूसरी व्यवस्था यह है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वह आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के से पहले उसे 6 माह भारत में रहना पड़ेगा। यानी अगर 1948 के बाद आया तो 6 महीने रहेगा पहले, रहने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नागरिकता देगी। और अगर यह 1948 के पूर्व आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत का नागरिक होगा। यानी पाकिस्तान से आया हुआ कोई भी नागरिक जो 19 जुलाई 1948 के पहले है, वह उसको स्वतः नागरिकता मिलेगी, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है उसको क्या होगा, 6 माह रह के उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब वर्तमान में जैसे सीमा हैदर आ गई, तो सीमा हैदर के लिए व्यवस्था ये है कि उनको रहना पड़ेगा, कुछ दिन रहना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो सीमा हैदर, सचिन सीमा हैदर खैर पाकिस्तान से आई, प्यार में आ गई वो अलग बात है, लेकिन उनको अप्रवासी ही समझा जाएगा जब तक उनको नागरिकता नहीं मिल जाती। तो अवैध रूप से आई हैं, प्यार मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन नागरिकता तो लेनी पड़ेगी। अब जैसा कि उनकी जो अगर बात करें तो सीमा हैदर का जिस तरीके से चल रहा है, तो अब वो पूरी तरीके से भारत में बसेंगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सीमा हैदर अगर बात करें तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उनको, पाकिस्तान से आई हैं तो उनको नागरिकता दिया जाएगा, यह व्यवस्था होगी। तो इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोग के लिए है, जबकि अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी जो प्रोविजन है वह इसके अंतर्गत है। अब इसमें क्या व्यवस्था है, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान चला गया, भारत का नागरिक कोई भी था वो पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त, यानी वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर अगर वह वापस आना चाहता है, उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे जो है वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, अगर वह वापस आना चाहता है तो क्या करना होगा कि उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यह व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो आया वह साधारणता जो है भारत का नागरिक होगा। अगर उसके बाद आया है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 6 माह रह के रजिस्ट्रेशन होगा। और अनुच्छेद 7 में भारत से अगर पाकिस्तान चला गया है कोई भी, और 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह गया तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और अगर वह वापस आना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यह ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 6, 7, 5 चर्चा हो चुकी। अब देखेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, जिसमें कई तरीके के लोग हैं, अभी बताएंगे। जैसे एनआरआई होते हैं और पीआईओ होते हैं, और इसमें कई तरीके के 2-3 तरीके के, जैसे पीआईओ जिसके दादा नानी यहाँ पे रहे हों जी, यानी ओसीआई भी होते हैं, ओवरसीज इंडियन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ होते हैं, और एनआरआई भी होते हैं। तो एनआरआई, पीआईओ और ये आपके जो हैं, इनके संबंधी यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार भी हैं इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या है
कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर क्या होगा कि व्यक्तियों का भारतीय नागरिक नहीं होगा। यानी कोई अगर विदेश में रह रहा है और विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसा कि हमारे महान क्रिकेटर विराट कोहली जी लंदन में, जैसा कि न्यूज आ रही है, लंदन में बसने वाले हैं, अगर वहाँ की नागरिकता वो ले लेते हैं तो उनकी नागरिकता यानी वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता अगर स्वेच्छा से अर्जित किया जाता है तो क्या होगा कि वह भारत का नागरिक नहीं होगा, यह प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के वो अधिकार सभी अधिकार बने रहेंगे जब तक संसद उसमें छेड़खानी नहीं करती है। तो संसद तो छेड़खानी करती ही है। संसद क्या, हर कोई छेड़खानी करता है, चाहे संसद हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। संसद लाएगा अभी जो है ये नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद इसमें तमाम संशोधन चलेंगे। तो संसद छेड़खानी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी अपने, सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही मत करो, वो अपने जजमेंट में ही छेड़खानी करता रहता है, अपना जजमेंट पलट देता है। कभी कहेगा कि आज जो है आम जो है वह रसीला होता है, कभी कहेगा वह मीठा नहीं होता, कभी कहेगा वह तीखा होता है, कभी करेले को मीठा बता देता है। तो यानी वो अपना जजमेंट बदलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी छेड़खानी करता है, संसद भी करता है। अगर व्यक्ति विशेष में देखें तो हर कोई करता है, कोई सामने से करता है, कोई नहीं आंखों से करता है, मतलब कोई मोबाइल में छेड़खानी करता है, मेरा मतलब ये है मोबाइल में छेड़खानी करता है, कोई मशीनरी में छेड़खानी करता है। तो छेड़खानी तो सब करते हैं, तो संसद भी छेड़खानी करेगा। तो आपका अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है जब तक संसद इसमें छिड़खानी नहीं करता। उसके बाद अनुच्छेद 11 आएगा। जो अनुच्छेद 11 में वह है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का जो है विधि द्वारा विनियमित किया जाना, यानी नागरिकता के जो अधिकार हैं वह विधि द्वारा संसद विनियमित करेगी। इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 10 और 11 आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए नागरिकता में, इसमें नागरिकता संबंधी जो ये क्वेश्चन आते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बस यही पूछा जाता है अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है कि बाहर ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए भारत के भारत में आए लोगों के लिए है प्रावधान। 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए प्रावधान है। 8 में भारतीय मूल के लोगों के लिए है। 9 में जिनका जो किसी अदर देश या अदर कंट्री की जो नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनके लिए है। 10वें में आपको ध्यान रखना है और 11वें में ध्यान रखना है। तो नागरिकता के अधिकारों का तब तक वही बना रहेगा जब तक संसद इसमें छेड़खानी नहीं करता। अनुच्छेद 10 था। उसके बाद अनुच्छेद 11 था कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, यानी कानून के द्वारा उसका रेगुलेशन किया जाएगा। तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपको इसके विषय ध्यान रखने हैं, यानी मेन हेडिंग इसको ध्यान रखनी है, बहुत डीपली इसमें नहीं आता। डीपली किसमें आएगा मैं बताऊंगा, खासकर फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स और जब यूनियन पढ़ेंगे, द यूनियन पढ़ेंगे, द स्टेट पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं। इसमें नागरिकता में बहुत डीपली नहीं आता, बस इसको जो मूल मूल चीज़ें हैं, इसका जो हेडिंग है या आप समझ लिए सब्जेक्ट है आर्टिकल का, उसको ध्यान रखना है। आप देखिए अब नागरिकता संबंधी अधिनियम जो आया 1955 में, 1955 में पहला अधिनियम आया था नागरिकता संबंधी अधिनियम। तो इसके तहत व्यवस्था क्या थी कि आपको यह व्यवस्था थी कि इसमें यह कहा गया कि नागरिकता अर्जित करने के तरीके कितने हैं और नागरिकता का जो है समाप्त करने के तरीके क्या क्या हैं। इसमें ये प्रावधान थे, और भी प्रावधान थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है कि नागरिकता, और ये अभी भी चल रहा है, नागरिकता अर्जित करने के तरीके कितने हैं। तो तरीका जो पहला है वह है जन्म से, यानी बाई बर्थ। आपका जन्म हुआ तो आप यहाँ के नागरिक रहेंगे जैसा हम लोग हुए। तो बाई बर्थ में क्या है कि माता या पिता क्या हो, माता या पिता हो। जैसे कोई भी जन्म ले लिया तो इसका मतलब यह नहीं वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। अगर जन्म लिया है तो उसके माता या पिता एक भारतीय नागरिक हों। मान लीजिए एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध बांग्लादेशी है, महिला जो है अवैध बांग्लादेशी है, या मान लीजिए सीमा हैदर है। तो ध्यान रखिएगा सीमा हैदर अगर है तो वह उनको नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि अवैध तरीके से अगर कोई भी मान लीजिए रह रहा है, अवैध प्रवासी है, एक भारतीय नागरिक हो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो उसको नागरिकता फिर से समझिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक लड़के का जन्म हुआ तो क्या वह लड़का भारत का नागरिक हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा
नहीं उचित है। ऐसा तभी होगा जब उसके माता या पिता कोई भी दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो। अब जो बचा दूसरा, मान लीजिए माता भारतीय नागरिक है, पिता भी जो है दूसरे हैं, दूसरे देश के हैं, लेकिन वो दूसरे देश के हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह अप्रवासी व अवैध रूप से प्रवासी ना हो, अवैध रूप से ना आया हो, तो उसको ध्यान रखना है। तो जन्म से पहला है नागरिकता अर्जित करने का जो तरीका है वह जन्म से होगा, बाय बर्थ होगा, तो उसमें यह प्रावधान है। दूसरा है पंजीकरण से, यानी बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन कराने मतलब रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो उससे पहले आपको 7 वर्ष से वहाँ रहना पड़ेगा और साथ में अवैध प्रवासी नहीं हो। मान लीजिए मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो 7 वर्ष तक मुझे रहना होगा, फिर उसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन यह तभी लागू होगा जब आप अवैध प्रवासी ना हों। अवैध प्रवासी ना हों यानी चुपके से आए हों या ऐसे तरीके से भगा दिए गए हों देश से, तो उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है नागरिकता अर्जित करने की, वह है देशीकरण। देशीकरण के द्वारा यानी बाय नेचुरलाइजेशन, यानी देशीकरण, इसमें क्या कि भारत सरकार जो है किसी भी विदेशी को जो विज्ञान, कला, साहित्य व अच्छे चरित्र वाला है, उसको भारतीय नागरिकता दे सकती है। जैसा कि एक सिंगर हैं, शायद अदनान सामी हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, एक सिंगर है, उनको भारतीय नागरिकता दी गई थी। तो इसी तरीके से देशीकरण के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है कि जो विज्ञान, कला, साहित्य तथा कोई अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, वह रह रहा है भारत में या वो इच्छुक है, तो उसको नागरिकता भारतीय सरकार दे सकती है देशीकरण के माध्यम से, बाय नेचुरलाइजेशन। फिर उसके बाद है वंश से, बाय डिसेंट। तो बाय डिसेंट से, वंश से, आपके वंश, तो यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। जैसे बांग्लादेश का भूभाग जो था, 51 परिक्षेत्र बांग्लादेश को मिले, मतलब बांग्लादेश से भारत को मिले। जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, उसके माध्यम से भारत को 51 परिक्षेत्र बांग्लादेश के मिले और 111 परिक्षेत्र जो है बांग्लादेश को मिले भारत से। यानी ये विवादित क्षेत्र थे, सीमा के पास क्षेत्र थे, और ये नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वह क्षेत्र थे। तो इसमें 51% भारत को, 111 बांग्लादेश को मिले 2015 में, यह कॉन्स्टिट्यूशन जो 100वां आया था उसके माध्यम से। तो जो 51 परिक्षेत्र भारत को मिले थे, उसमें जो रह रहे लोग थे उनको नागरिकता दे दी गई। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पांचवा जो यह प्रावधान है, किसी भूभाग को अगर भारत में मिलाया गया है और उस पे भूभाग पे अगर जो लोग रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो नागरिकता अर्जित करने के तरीके कितने हैं? 5। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। अब नागरिकता समाप्त होने के तरीके क्या क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो परित्याग द्वारा, यानी इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन के द्वारा, परित्याग के द्वारा नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, हम इसको परित्याग करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो यह नागरिकता जो है रिनंसिएशन के द्वारा, परित्याग के द्वारा समाप्त की जा सकती है। उसके बाद दूसरा है तरीका खत्म करने का। तो खत्म करने से है यानी टर्मिनेशन है। तो टर्मिनेशन कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी? कौन करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई स्टेट नहीं। तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत सरकार क्या करेगी? टर्मिनेट कर देगी उसकी सिटीजनशिप। तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा जो व्यवस्था है तीसरे तरीके से, तो इसमें वंचित करने पर, यानी इसको बोलते हैं डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन बोलते हैं इसको। तो डेप्रीविएशन के माध्यम से क्या होगा? तो इसमें देखिएगा कि वे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, उनको वंचित किया जा सकता है। दूसरा है पंजीकरण कराने के 5 वर्ष भीतर, मैंने पंजीकरण कराया और 5 वर्ष के भीतर ही क्या हुआ, मुझे किसी देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा या उससे अधिक मिल गई, तो क्या करेगी भारत सरकार? उसको वंचित कर देगी। उसके बाद है देश विरोधी कार्य करने पे भी भारत सरकार वंचित कर सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो है लगातार 7 वर्ष से अगर हम बाहर रह रहे हैं और यह सूचना भारत सरकार को नहीं है या किसी को नहीं है, तो बिना सूचना के आधार पर 7 वर्ष तक अगर हम बिना सूचना के आधार पर बाहर रह रहे हैं, तो भारत सरकार जो है डेप्रीविएशन के माध्यम से यानी वंचित कर सकती है नागरिकता को। तो ये व्यवस्था है, आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम के माध्यम से नागरिकता अर्जित करने के तरीके हैं 5।
उसके बाद नागरिकता समाप्त होने के तरीके ये 3 हैं, इसको ध्यान रखना है। और डेप्रीविएशन कब कब किया जाएगा यह भी आपको याद रखना है। अब बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितनी बार हुआ, तो इसमें 57, 1960, 1985, 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2016, 2019 है यहाँ पे, 2019 में भी किया गया। तो आपको पता होगा चर्चा में था उस समय 2019 में जब यह बिल आया था तो चर्चा में था, वह भी ध्यान रखिएगा। उसमें ध्यान रखिएगा जो 2019 में इसमें संशोधन किया गया था उसको आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब इतनी बार संशोधन हुआ तो हर बार क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आना था आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ेंगे, इसमें संबंधित आर्टिकल याद रखने हैं, नागरिकता अर्जित करने के तरीके ध्यान रखने हैं, नागरिकता समाप्त होने के तरीके ध्यान रखने हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बस जो जितना इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब ये सब बातें हो चुकी, अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ प्रावधान है आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है फटाफट। जैसे एनआरआई किसको बोलते हैं, 2-3 पॉइंट है, इनके संबंधी भी प्रावधान है आपके नागरिकता अधिनियम में। तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि एनआरआई जिनको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन इनसे रिलेटेड भी प्रावधान हैं इसमें नागरिकता अधिनियम में। तो ये कौन है नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो ये भारतीय ही है, लेकिन ये क्या विदेशों में रह रहे हैं, यानी कहीं किसी देश की नागरिकता इन्होंने नहीं ग्रहण की है, भारतीय ही है, विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई है। तो एनआरआई को हमेशा ध्यान रखना है कि इनको जैसे जो जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं, जो भारत का नागरिक होने के नाते जो भी अधिकार मुझे प्राप्त हैं, सभी अधिकार एनआरआई को भी प्राप्त होते हैं, सभी एनआरआई को भी प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं ओसीआई, इनको बोलते हैं ओवरसीज इंडियन। तो ये क्या होते हैं, ओवरसीज इंडियन क्या होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये विदेशी नागरिक कौन है, ओसीआई ओवरसीज लिख देता हूँ फुल फॉर्म, ओवरसीज इंडियन कौन है, ओवरसीज इंडियन है। और इनको क्या है कि ये विदेशी नागरिक हैं, लेकिन संबंध है भारत से, विदेशी नागरिक है और विदेश में ही रह रहे हैं, विदेशी नागरिक विदेश में रह रहे हैं। तो इनको भी अधिकार कुछ प्राप्त है, सभी नहीं। तो ये क्या होते हैं, ये विदेशी नागरिक हैं। जो यह कौन है ओसीआई, तो इसके मान लीजिए दादा दादी यहाँ पे रहते थे, यहाँ संबंधित थे, या किसी भूभाग क्षेत्र पे संबंधित थे, जो ओसीआई में आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, विदेशी नागरिक हैं, दादा दादी या कोई यहाँ पे रह रहे थे, तो लेकिन वर्तमान में विदेशी हैं, विदेश में ही रह रहे हैं। उसके बाद पीआईओ होता है, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको बोलते हैं पीआईओ। तो ये कौन है पीआईओ, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके दादा दादी या नाना नानी माता पिता भारत में रह रहे हों, लेकिन ये कहाँ, ये जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, चीन। तो इनके लिए इनको क्या होता है, बस कुछ नहीं, खास नहीं याद रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एनआरआई होते हैं उनको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, और जो ये ओसीआई होते हैं या पीआईओ होते हैं, इनको बस वीजा संबंधी थोड़ा सा इनको अधिकार मिलता है, बाकी ये विदेशी ही है और विदेशी नागरिकता है इनके पास और विदेश में रह रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए, इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आता है, पीआईओ ओसीआई ये सब कुछ पूछा नहीं जाता है। आपको जितना मैंने बताया बस उतना ही याद रखना है, वही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको नागरिकता अधिनियम संबंधी जो प्रावधान है थोड़ा बहुत वो याद रखने हैं, बाकी पूरे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक और उसके मुख्य विषय जो हैं वो याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो अब चर्चा को देंगे यहीं विराम और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप लोगों का जो है समर्थन बहुत ही आवश्यक हमारे लिए,
अगर आप लोग समर्थन देंगे तभी हमको क्या होता है कि प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन आता है अंदर से ज़्यादा जो है कंटेंट बनाने और उसको डिलीवर करने की जो है हमारे अंदर क्षमता पुनः जो है अपने आप उत्पन्न हो जाती है, क्षमता जो है डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो देखने के बाद लाइक भी करना है अगर पसंद आए तो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।